विशेष बाध्यता जनजाति परिवार के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, है ना। चाहे जनजाति परिवार चाहे हमारा परिवार, है ना। तो परिवार किसको कहते हैं सबको पता है ना। दंपति, है ना, मेल फीमेल, है ना, जो विवाह के आधार पर, है ना, ठीक है, एक साथ रहते हैं और उनसे उत्पन्न उनके बच्चे, ठीक है, या गोद लिए हुआ क्या कन्या हो, है ना, चाहे बालक हो, और अन्य जो रिलेशन वाले जैसे दास हो गया, नौकर हो गया या अन्य, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं परिवार, है ना। तो परिवार का हमारे जीवन में, है ना, ठीक है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है, उसके बारे में बात किया है ना। तो मैं पॉइंट वाइज पहले लिख देता हूं। इसको बताने की आवश्यकता नहीं, सब जानते हैं, ठीक है। फिर है संतान उत्पत्ति परिवार, पहले पॉइंट वाइज हम लोग लिखते हैं, ठीक है, इसको फिर मैं बताता हूँ, है ना। फिर है वहां पर निवास करने वाले सदस्यों की सुरक्षा। परिवार किस लिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या काम करता है, हमारी सुरक्षा करता है, ठीक है। फिर जो बच्चे हैं, है ना, बच्चों का पालन पोषण, या पालन पोषण शिक्षा वाला भी आ जाएगा, ठीक है। और एक ये इसमें कि पालन पोषण के साथ साथ भोजन एवं वस्त्र की आवश्यकताओं की पूर्ति, आवश्यकता की पूर्ति, और क्या हो गया हम उसमें देखेंगे तो हमारे लिए क्या है, निवास स्थान या आवास, आवास की व्यवस्था ऐसा भी लिख सकते हैं, आवास की व्यवस्था। फिर परिवार में उत्तराधिकार, माता पिता का, है ना, अधिकार, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, परिवार का संचालन के रोक करेगा, तो उसको क्या कहा गया है, उत्तराधिकार की व्यवस्था, ठीक है। और परिवार और क्या क्या काम करता है ना, आवास का हो गया, है ना। परिवार में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी सदस्य क्या करते हैं, उनमें काम को लेकर, है ना, विभाजन आता है, जिसको बोला जाता है श्रम विभाजन, है ना, श्रम विभाजन कहा जाता है। फिर इसी का है नौवा पद, है ना, पद या स्थिति, समाज में हम किस पद पर आसीन होते हैं और हमारी स्थिति, है ना, तो उसका भी निर्धारण कहाँ होता है, परिवार में। परिवार ये निर्धारित करती है परिवार के आधार पर। और फिर जो समाजीकरण है, ये टॉपिक अभी आप लोग पढ़े नहीं, समाजीकरण का अर्थ होता है सीखना, सीखने की प्रक्रिया, लर्निंग। अब जो भी चीज सीख रहे हैं, चाहे अभी इस एज में है और आगे जब तक, मतलब हम लोग जब जन्म लेते हैं, जन्म से मृत्यु तक जब तक हम जीवित हैं, कुछ न कुछ हम प्रतिदिन किसी न किसी से, समाज से, परिवार से, शिक्षण संस्थान में, जहाँ पर कहीं ना कहीं हम, है ना, कुछ न कुछ सीखते हैं। और अंत में इसमें अन्य विभिन्न कार्य, ठीक है। इसको समझते हैं। सबसे पहला यौन संबंध सबको पता है, ठीक है, बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। स्त्री पुरुष के मिलन से फिर जो संतान, जो विवाह वाला कॉन्सेप्ट, एक दूसरे पर जो प्रथाएं चली आ रही है ना, आदिकाल से जो चली आ रही है ना, ठीक है, ये संतान उत्पत्ति, परिवार क्या करता है, संतान उत्पत्ति। क्यों, ऐसा क्यों, प्रजाति की निरंतरता बनाए, हाँ, ठीक है, मानव जो प्रजाति मनुष्य, उसकी निरंतरता को बनाएंगे। अगर संतान उत्पत्ति नहीं करेंगे, ठीक है, अगर यहीं तक सीमित रहे तो क्या हो जाएगा, परिवार आगे हमारी संख्या इस पृथ्वी पर
सीमित हो जाएगी तो हम लोग नष्ट भी हो सकते हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो परिवार का क्या काम है, पति पत्नी जो भी है, संतान उत्पत्ति, जिससे उसका वंश कुल आगे बढ़ता है, उसकी पहचान आगे बढ़ती है, और भी बहुत सारी बातें हैं। फिर है परिवार हमारे लिए क्यों उपयोगी है, क्योंकि वहां पर निवास करने वाले जितने भी सदस्य होते हैं वो हमारी सुरक्षा करते हैं, है ना, अभी करेगा आप लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, परिवार में संरक्षण है, ठीक है। एक परिवार संरक्षण है ही जो इसमें आया है ना, आवास की व्यवस्था, ठीक है, आवास की व्यवस्था हमारा पालन कर ही रहे, उसमें सुरक्षा के लिए है ना, अगर हमको कुछ हो गया है ना, किसी ने अशब्द बोल दिया, किसी ने छेड़खानी कर दिया, जो भी हम बीमार पड़ गए, किसी चीज की आवश्यकता की पूर्ति है तो हमारा संरक्षण कौन करता है, हमारे पेरेंट्स, हमारा परिवार ही हमारी सुरक्षा करता है। फिर है संतान उत्पत्ति, जाहिर सी बात है कि वो उनका पालन पोषण करेंगे, पालन पोषण में सरकार जी उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति, बीमार हो गया तो उसका इलाज कराना, जो वो वस्तु मांग रहा है दिए, है ना, जैसे छोटे छोटे बच्चे भी जिद करते हैं, है ना, तो उनकी आवश्यकता, फिर जैसे वो धीरे से बड़ा होता है ना, 2-3 साल या 5 साल के बाद हम क्या करते हैं, उसको शिक्षण संस्थाओं में भेजते हैं, किस लिए कि वो सामाजिक प्राणी बनने के कागार पर आ जाए, ठीक है, क्योंकि पहला परिवार या पहला इंस्टीट्यूट बोला जाएगा बच्चे का तो क्या है, ये हमारा पहला, दूसरा फिर बाहरी शिक्षण संस्थान, है ना। फिर परिवार में क्या होता है, भोजन और वस्त्र की आवश्यकता, खाना पीना जो भी, अभी हम लोग जितना भी भोजन करके आए, नाश्ता पानी, ठीक है, बाहर से नहीं मिला, हमने अपने घर या तो खुद बनाया होगा या पेरेंट्स ने हमारे, सिंपल सी बात है, वो हमारे भोजन की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, शरीर को चलाने के लिए, है ना, जीवित रहने के लिए, ठीक है, जो हमारा बॉडी पार्ट है उसके लिए न्यूट्रिशन आवश्यक है, जो भोजन के रूप में। फिर वही आवास की व्यवस्था, सुरक्षा, आवास का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से आया, हो सकता है कि ऐसा मान्यता कि जंगली जीव जंतु, मौसम परिवर्तन होता है, वर्षा होती है, ग्रीष्म काल, है ना, तो इन सबसे है ना बचने के लिए उस जमाने में आदि मानव काल में, है ना, निवास स्थान, कोई गुफा हो गए, कुछ है, फिर धीरे धीरे विकसित हुए तो हम लोग झोपड़ी बनाए या छोटा मोटा जो भी घर, और अभी जैसे पक्के मकान में भी रहते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमको सुरक्षित स्थान को मिलता है, आवास। फिर उत्तराधिकार की व्यवस्था, परिवार में कहा था उत्तराधिकार, माता पिता के बाद उसके बच्चे उस परिवार का संचालन करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, अपने वंश कुल जो भी जिस भी जाति धर्म संप्रदाय का उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये उत्तराधिकार का भी इसमें व्यवस्था है, इसमें परिवार, परिवार का महत्वपूर्ण कार्य भी है कि माता पिता के बाद उसके जो बच्चे, चाहे गोद लिया हो चाहे स्वयं उत्पत्ति जो में चाहे उसके आधार, फिर परिवार में जितने भी सदस्य, जैसे माता काम, मम्मी काम हमारे, है ना, खाना बनाती होगी, आप लोगों के लिए अभी आए होंगे, या मेरे लिए जो महिला है ना, ठीक है, मेरी जो पत्नी है खाना बनाए होगी, या घर का जो भी काम होगा, बर्तन वर्तन झाड़ू पोछा जो भी, ठीक है, मेरा काम बाहरी काम, है ना, बच्चों को तैयार कर लो, अगर आज की बात करें, ठीक है, बाहर से कुछ सामान लाए, या बाहर मैं काम करके अर्थ कमाकर, पैसा कमाकर, है ना, अपना और अपने परिवार का क्या करूँगा, भरण पोषण करूँगा, उनकी आवश्यकताओं के, है ना, पूर्ति करूँगा। आवश्यकता की पूर्ति के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, काम, काम से मुझे क्या मिलेगा, अर्थ, धन, है ना, वो मिलेगा, तभी तो मैं आवश्यकता की चीजें पूर्ति, वस्त्र हो गया, भोजन हो गया, शिक्षा हो गया, जो भी चीज उसको चाहिए वो मैं उसमें करूँगा। तो इसमें श्रम विभाजन, महिला का श्रम विभाजन, है ना, महिला का जो काम है निर्धारित कर दिया गया है वो है, और पुरुष का काम निर्धारित, ठीक, और समाज में हमारा पद और स्थान भी निर्धारित करता है, हम किस समाज संस्कृति से आते हैं, समाज में हमारा स्थान क्या है, परिवार हमको संस्कृति, हमको व्यवहार, नैतिकता, नैतिक मूल्य, व्यवहार, सारा चीज सिखाते हैं, उसके आधार पर ये हम क्या बनते हैं, एक अच्छे प्राणी बन जाते हैं, समाज में हम अपना पहचान बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, समाज में हमारा पद क्या है, हमारा स्थान क्या है ना, हम किस स्थिति में, ये कौन निर्धारित करता है, परिवार, क्योंकि परिवार ही हमको शिक्षा प्रदान करता है, नैतिक शिक्षा, आदत व्यवहार जो भी अच्छी है या बुरी बातें हैं, है ना, अच्छी बातों को नहीं सीखना ये बताते हैं ना, ठीक है, ठीक है, बुरी बातों को मैं उल्टा बोल दिया, सॉरी, है ना, ठीक है, गड़बड़ हो गया, ठीक है, बुरी बातें को नहीं सीखना है, अच्छी बातें सीखना है,
व्यवहार में सिखाते हैं। तो सबको ही हम लोग है ना समाजीकरण जो आया है ना, ठीक है। इसके बाद समाज मतलब लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया के दौरान जो हम लोग सीखते हैं उसके आधार पर हमारा स्थान निर्धारित होता है समाज में। पद, स्थान, समाजीकरण और अन्य बहुत सारे काम। इसमें भी विवाह वाला भी दिया है ना। बच्चे जब बड़े हो जाएंगे है ना, शिक्षा प्रदान करें, भोजन प्रदान करें, आवास प्रदान करें, सुरक्षा प्रदान करें और अन्य आवश्यकता भी होती है। तो विवाह जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो सिर्फ सामान्य सी बात है कि माता पिता का फर्ज है कि उनको अब है ना गृह जीवन में है ना भेज दिया जाए, उनका विवाह करें और फिर वो उनका अपना खुद का परिवार, तब तो उत्तराधिकारी का काम करता है, ठीक है, बाद में। ठीक, तो ये जनजातियों का परिवार के बारे में, ठीक है। यहाँ अब एक टॉपिक है और आज के लिए नातेदारी व्यवस्था। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, परिवार, फैमिली। अब फैमिली के अलावा है ना जो हमारा मुख्य परिवार है, उस मुख्य परिवार के अलावा जितने भी रिश्तेदार हैं उसके बारे में बात करें। नातेदारी व्यवस्था है ना, जनजातियों में नातेदारी व्यवस्था, ठीक है। आप लिख सकते हैं जनजाति समाज में, ऐसा लिखा जनजाति समाज में, मैं पहले लिख दिया, ठीक है। क्या है पॉइंट हमारा, ये नातेदारी व्यवस्था, ये मुख्य रिलेशंस की बात करें तो यहाँ पर दो चीज होगा। पहला मुख्य रिश्तेदार कौन है, एक तो विवाह के आधार पर बनते हैं, ठीक है। विवाह के आधार या तो मुख्य रूप कैसे, जो हमारे माता पिता है वो प्राइमरी हमारे रिलेशन, वो मुख्य हमारे लिए, ठीक है। और द्वितीयक संबंध के आधार पर माता पिता है, उसके अगर माता पिता या अन्य रिलेशन, जैसे हमारा विवाह हुआ है ना, तो विवाह के आधार पर भी क्या होता है, हमारा संबंध अन्य लोगों से बनता है, अलग अलग नाम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे इसमें बताया गया है ना कि मानव जीवन के लिए जैसे परिवार महत्वपूर्ण है, वैसे ही रिलेशन, ये नातेदारी व्यवस्था अन्य संबंधित हमारे लिए भी जरूरी है, ठीक है। तो जैसे किनशिप को, जैसे इसका इंग्लिश अर्थ है किनशिप है ना, इसको और बोलते हैं बंधुता, बंधुत्व, बंधुता है ना, और अन्य कुछ नामों से पुकारा जाता है। साथ ही साथ जैसे एस सी दुबे ने इसको परिभाषित करके कहा, क्या कहा कि पहले मैं जो टेक्स्ट बुक है उसको पढ़ता हूँ फिर उसको समझाता हूँ, ठीक है। इन्होंने कहा, आपके बुक में भी दिया और इसमें नोट्स में है, ठीक है, कि मानव है ना इस समाज में है ना जन्म है ना, जन्म और विवाह के आधार पर परिवार का सदस्य बनता है। क्या बता रहा है एस सी दुबे, है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ, लिखना चाहो तो लिखेंगे एस सी दुबे, श्यामाचरण दुबे। अब इसको परिभाषित कर रहे हैं, परिभाषा क्या बता रहे हैं, मनुष्य है ना, मनुष्य है ना किसके आधार पर, सॉरी सबसे पहला जन्म और विवाह है ना, जन्म एवं विवाह के आधार पर, जन्म और विवाह के आधार पर क्या बनता है, परिवार का सदस्य बनता है, ठीक है। परिवार का सदस्य बनता है, ये एक लाइन बोला, यहां तक आगे समझ गए है ना, ठीक है। जन्म, जैसे हमारा जन्म होता है तो माता पिता के साथ हमारे संबंध, क्या उसके बच्चे और जो हमारे पेरेंट्स है वो माता है वो पिता है, उसके साथ अन्य जो रिश्तेदार, दादा हो गया, दादी हो गई, बड़े पापा हो गए, बड़ी मम्मी हो गई, और मामा, चाचा, फूफा, जो भी। तो जन्म क्या था, एक होता है विवाह के आधार पर, ऐसे तो भी बता रहे हैं कि विवाह के आधार पर हम किसी के दामाद हैं, हम किसी के जीजा है ना, किसी के बहनोई है या अन्य, कोई मेरे ससुर है, कोई सास है, कोई साला है, कोई साली है, कोई साड़ू है, ठीक है, ठीक है, रिलेशन जो रहता है, ठीक है। ये है तो विवाह के आधार पर हो गया एक संबंध, और एक क्या हो गया, जन्म के आधार, जन्म प्रमुख है, जन्म के आधार पर जो हमारे माता पिता उसके साथ संबंध क्या होता है, हमारा प्राथमिक है, वो मुख्य है हमारे लिए,
ठीक है, अभी सब उदाहरण आ जाएगा। ठीक है, प्राथमिक संबंध क्या है, द्वितीयक संबंध क्या है नातेदारी में, और तृतीयक संबंध क्या है। ठीक है, तो अब इसको परिभाषा को कंटिन्यू कर रहे हैं, यहां तक आ गया। ठीक है, अब आगे और व्यवहार की दृष्टि से, और लिखो, और व्यवहार की दृष्टि से, किसका व्यवहार, हमारा व्यवहार, व्यवहार की दृष्टि से, है ना। अब यहां पर मैं लिख लेता हूं व्यवहार, है ना, की दृष्टि से क्या एक दूसरे के संपर्क में आते हैं या निकट आते हैं, एक दूसरे के संपर्क में, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं या निकट आते हैं, है ना। और इसी प्रक्रिया के दौरान, है ना, उसका जन्म हुआ या विवाह हुआ, विवाह के आधार पर, जन्म के आधार पर जितने भी रिलेशन वाले, चाहे माता पिता ही क्यों ना हो, है ना। ठीक है, उनसे क्या होता है, हमारा नजदीकी संबंध बन जाता है, हम लोग एक दूसरे के नजदीक आते हैं। इसी कारण इस प्रकार के सामाजिक संबंधों की रचना होती है। इसी प्रकार मतलब ये जो प्रक्रिया है, ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है, क्या होता है, इसी के आधार पर सामाजिक संबंधों की रचना होती है। क्या बता रहा है, ऐसे दुबे जी ने बताया कि सामाजिक संरचना, है ना, सामाजिक संरचना, या इसको आप बोल सकते हैं सामाजिक संबंध का भी निर्माण होता है। ठीक है, सामाजिक संबंध, और इसी विशिष्ट सुव्यवस्थित संबंधों की व्यवस्था को, है ना, ये जो व्यवस्था है ना, ये जो पूरी प्रक्रिया, इस प्रक्रिया की जो है ना व्यवस्था है, उसको क्या कहा गया है, नातेदारी संबंध। ठीक है, उसको कहा गया है, सिद्धू ने बताया, फिर से इसको रिपीट करते हैं। हमारे जन्म में क्या आता था, सिंपल सा परिभाषा छोड़ देते हैं। हमारा जन्म के बाद हमको माता पिता मिले, माता पिता के साथ और जो भी रिश्ते नाते, दादा हो सकते, दादी हो सकती, नाना है, नानी है, जो मुख्य परिवार का जो मुख्य सदस्य है, उनके साथ हमारा संबंध होगा। फिर जब हमारा विवाह होगा, जब हम बड़े हो जाएंगे, तो विवाह के आधार पर भी संबंध बनते हैं, जैसे उदाहरण बताया। ठीक है, तो जितनी भी प्रक्रिया है ना, वो संबंधों पे समाज में व्यवस्था, संरचना, संबंधों की संरचना, है ना। ठीक है, और पूरी व्यवस्था को नातेदारी कहा गया है, नातेदारी व्यवस्था या नातेदारी प्रथा कहा गया है, यह सिद्धू ने बतलाया। ठीक है, यहां तक आ गया। ठीक है, अब यहां पर पढ़ेंगे हम लोग प्रकार। जैसे आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, ये वाले बुक में भी आपका, है ना। ठीक है, बस इसमें है जो ट्राइबल वाले में, उसमें ट्राइबल शब्द है जनजातियों के बारे में, उसके धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, है ना, कुछ जनजातियों को, कुछ विशेष जनजातियों के बारे में उसमें दिया गया है। और ये बुक में भी लगभग वही, इसमें भी परिवार है, ठीक है, नातेदारी, बहुत सारे इसमें आपको मिल सकते हैं। अगर ये बुक नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो दोनों का निश्चित रूप से मैंने कुछ नोट्स बनाया, उसको मैं लिखा देता हूँ, है ना। तो नातेदारी के प्रकार सिंपल, एक मुख्य परिवार है और सेकेंडरी, तो उसका नाम है, तो पहला रक्त संबंधी, क्या होता है, रक्त संबंधी, या इसको बोलते हैं समरक्त संबंधी नातेदारी, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं, या आप सिर्फ इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा, वो पता चल जाता है। ठीक है, फिर समरक्त हो गया, ब्लड रिलेशन। दूसरा है विवाह के आधार पर, है ना, विवाह संबंधी, है ना, विवाह संबंधी को यही बताया जाता है, विवाह संबंधी, या इसको विवाह मूलक नातेदारी। तो देखो नाम से स्पष्ट है, क्या क्या कहा गया इसमें, इसके नाम से स्पष्ट है नहीं, ब्लड रिलेशन, हमारे उत्पत्ति, है ना, माता पिता के मिलने से, ठीक है। तो जो भी उनका जीन है ना, वो हम है ना, हमारे शरीर में आता है, जीन बोलते हैं जिसको, है ना, ठीक है, उनका खून, ठीक है,
ये सवाल जिसने हमको जन्म दिया उसके साथ हमारा रिश्ता क्या है? खून का रिश्ता। सामान्य भाषा में जैसे बोला जाता है, ठीक है, खून का रिश्ता है, वो हमारे लिए प्राथमिक संबंध, वो मुख्य है। और जो मेरे माता पिता जैसे पिता है, उनके जो पिता है वो भी उनसे संबंधित है, वो उनके पुत्र है, ठीक है। तो ये मुख्य परिवार में रक्त संबंधी के आधार पर होता है। माता पिता ब्लड रिलेशन, भाई ब्लड रिलेशन, बहन ब्लड रिलेशन, ठीक है, दादा दादी ब्लड रिलेशन, ठीक है, यहां तक है, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हैं समझने के लिए बस, और इसमें कुछ चीज है उसको मैं बताता हूँ आपको उदाहरण रूप में। फिर वही विवाह, शादी होने के पश्चात आप किसी के पति हो, ठीक है, दामाद साड़ू हो, मैंने बताया था, ठीक है, या जीजा हो, ठीक है, और जैसे किसी को फूफा भी हो सकते हो, किसी के मौसा हो सकते हो, है ना, किसी के चाचा हो सकते हो, या अन्य बहुत सारे, चाचा तो नहीं, वो फैमिली वाला आ गया, पर विवाह के आधार पर बनने वाले संबंध इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जब आपका विवाह हो जाता है। तो जैसे एक, अब जैसे हम लोग जनजातियों के बारे में पढ़ा है, तो इसमें एक उदाहरण दिया है ना, जो ट्रोपियांडा द्वीप समूह मलेशिया में, है ना, क्या बता रहा है, इसके बारे में बता रहा है ना, मलेशिया, यहां पर क्या है लिख लो, है ना, जो द्वीप समूह है या द्वीपवासी, वहां पर रहने वाले लोग जो जनजाति है, ठीक है। अब इनमें क्या मान्यता है, इसकी ये वाले को लेकर, किसको, ब्लड रिलेशन को लेकर कुछ अलग धारणा है, क्या धारणा है, ठीक है, वहां पर बहुपत्नी वाला कॉन्सेप्ट है, बहुपति वाला है, या विवाह नहीं होंगे, है ना, या विवाह नहीं होगा अगर महिला गर्भवती हो गई, ठीक है, महिला गर्भवती है ना, ठीक है, अब उसका पालन पोषण करने वाला कोई और अगर दुख में है, परेशान है, नहीं पता किसका पिता कौन है, तो वहां पर मान्यता है कि हम और आप में कोई, है ना, मेल लोगों की बात कर रहे हैं, उनमें से कि किसी ने उस बच्चे का पालन पोषण किया, तो वहां पर मान्यता है, उनकी संस्कृति में होगा, उनके कल्चर में होगा कि ब्लड रिलेशंस के आधार पर इसका पिता वो है जिसने उसको गोद लिया या उसका पालन पोषण कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ के जनजाति का आगे उदाहरण ऐसा है, और भी होंगे 2-3 जनजाति, पर उदाहरण दिया टेक्स्ट बुक में, हम उसको बता रहे हैं भाई, अगर सिंपल सी बात है, रक्त संबंधी की बात करें तो सिर्फ माता पिता से उत्पन्न हम हुए, तो वही हमारे ब्लड रिलेशन या मुख्य है। पर इस जनजाति में, इस द्वीप में रहने वाले लोगों की मान्यता है कि पिता का पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अगर उस बच्चे का पालन पोषण कोई कर रहा है, मुख्य रूप से सेवा कर रहा है, तो वो उसका मुख्य पिता है, मतलब वो रक्त संबंधी हो गया, ठीक है, ये हो गया। फिर विवाह संबंधी, जिसको विवाह मूलक कहा जाता है, इसमें कोई जनजाति का उदाहरण है ना, नातेदारी नहीं, इसमें ऐसा कोई उदाहरण नहीं, कोई जनजातियों को उल्लेख नहीं है, सिंपल सी बात है, जब हमारा विवाह होगा तो विवाह के आधार पर हम किसी के पति है, दामाद है, बहनोई है, या अन्य जो भी है ना, कोई मेरे सास है, ससुर है, तो लोग संबंध, तो उनके साथ मेरा संबंध है ना, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये संबंध क्या हो गया, प्राथमिक फर्स्ट, और एक क्या हो गया सेकेंडरी, ठीक है। अब यहां पर आएगा कैटेगरी, है ना, नातेदारियों की कैटेगरी, नातेदारी व्यवस्था की श्रेणियां, इसको कैटेगरी कहा जाता है इंग्लिश में, श्रेणियां, कौन कौन सी श्रेणियां हैं इसके बारे में। तो एक विद्वान का नाम आया इसमें, है ना, जो मानव शास्त्री है, ठीक है, और समाज शास्त्र में कुछ कुछ इनका है योगदान भी है, उनका नाम है G.B. मर्डॉक, ठीक है। अब इन्होंने, है ना, अब इन्होंने नाते
नातेदारी व्यवस्था है, रिलेशंस है, इसके बारे में सर्वप्रथम अध्ययन किया। आपके ये वाला बुक में दिया रहेगा, इंट्रोडक्शन वाला। ये ट्राइबल वाले में इतना उल्लेख नहीं है, लेकिन है, अभी आएगा सर इसमें, है ना। ये जो जीपी मर्डॉक है, ये पहला ऐसा विद्वान है ना, जिसने रिलेशंस के बारे में, संबंधों के बारे में, कितने नातेदारी एक मनुष्य का, है ना, अन्य लोगों के साथ कितना संबंध, उसके बारे में पूरे बात किया है, या बताया है, रिसर्च किया है ना, बहुत सारा। ठीक है, तो इन्होंने ही, है ना, जो नातेदारी की श्रेणियों को विभाजित किया, बांटा, विभक्त किया, जैसे भी बोल सकते हो। तो अब यहां पर आ गया प्राथमिक संबंध। प्राथमिक संबंध या प्राथमिक नातेदारी ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अभी उदाहरण मैं बताऊंगा आप लोगों को। फिर आ गया द्वितीयक, फिर तृतीयक, तीसरे स्तर के, और चतुर्थ, और ऐसा करते करते बहुत सारे इसकी अवस्था है, श्रेणियां, कैटेगरी। अब हम लोग यहां पर आएंगे वापस, इसमें वही ब्लड रिलेशन वाला जो मुख्य है परिवार। तो प्राथमिक परिवार, माता पिता, दादा दादी, भाई भाई, भाई बहन, ये ना मुख्य। तो प्राथमिक संबंध में कई बार पूछता है संख्या के आधार पर, प्राथमिक संबंध में कुल 8 नातेदारी। किसने बताया? प्राथमिक संबंध में जो मुख्य परिवार है, जिनका हमारा मुख्य संबंध है, ब्लड रिलेशन है, उसको 8 हमारे रिश्ते। ठीक है, मेरे माता पिता, ठीक है, मेरे पास माता पिता है, ठीक है, मेरे भाई बहन, ठीक, दादा दादी, इस आधार पर। देखो उदाहरण क्या क्या है, एकदम सिंपल सा, है ना। तो पहला संबंध क्या है इसमें, ये 8 बता रहे हैं ना, एक परिवार। ये पहला हो गया, क्या हो गया? पिता। फिर क्या हो गया? पिता पुत्री। ठीक है, अब माता पुत्र, माता पुत्री, ये हो गया। कितना हो गया? 1 2 3 4। ठीक, भाई बहन, क्या हो गया? 5 6 7, एक और छूट गया, है ना। इसमें आ गया दादा और माता पिता पुत्री, भाई बहन, भाई बहन, बहन बहन हो गया, भाई भाई भी हो गया, है ना। पिता पुत्र, पिता पुत्री, पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, ये हो गया, है ना। भाई भाई भी हो गया, है ना, बहन बहन और भाई बहन। एक कौन सा छूट रहा है? ऐसा होगा, हाँ, लगभग वही 8 प्रकार के बताया है ना। ठीक है, 8 प्रकार प्राथमिक संबंध के आधार पर, रिलेशंस के आधार पर, है ना, जीपी मर्डॉक ने बताया। ये मुख्य है, 8 प्रकार के रिश्ते होते हैं, 8 प्रकार से हमारा संबंध है अन्य लोगों के साथ, जो प्राथमिक आधार पर। फिर बताया द्वितीयक संबंध। द्वितीयक संबंध में, है ना, द्वितीयक संबंध में क्या है? सेकेंडरी रिलेशन में वापस में आते हैं, है ना। मान लो मैं अपना नाम लिख देता हूं, ठीक है, मेरे पिता स्वर्गीय श्री शुक्ला, ठीक है। तो मैं क्या लिखता? पुत्र और पिता। इनके पिता ये पिता, और ये क्या है कि पुत्र। तो मेरे जो पिता है और उनके पिता है ना, इनका संबंध क्या है? प्राथमिक, ठीक है। और मेरे दादा के साथ मेरा जो रिश्ता है क्या? सेकेंडरी रिलेशन है। भाई मेरी उत्पत्ति मेरे पिता से हुई ना, हाँ,
उनकी उत्पत्ति उनके पिता से, उनके लिए क्या है प्राथमिक संबंध, है ना, मेरे पिता और उनके पिता, जो मेरे दादा है। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, और मान लो अब यही उदाहरण तृतीयक संबंध में कब जाएगा, दादा, है ना, इनके मान लो पिता, मुझे नाम नहीं मालूम, ठीक है, ये लिख देते हैं परदादा। ठीक है, तो क्या होगा, मेरा इसका ये है, मेरे लिए तृतीयक संबंधी है, तृतीय नातेदारी, एकदम सिंपल, है ना। तो द्वितीयक संबंध को इन्होंने जीपी मॉडल, जैसे 8 की संख्या बताया ना कि प्राथमिक आधार पर परिवार में जो मुख्य रूप से नातेदारी है, संबंध है, वो 8 है ना, जैसे बताया था पिता पुत्र, ये सब। और इसमें है द्वितीयक संबंध में है आपका 33 प्रकार के, कितने बता रहे हैं, यहां लिख देता हूं, ठीक है, 33, ये आधा संख्या याद रखना। प्राथमिक संबंध के आधार पर 8 लोगों से हमारा रिश्ता है। सेकेंडरी स्टेज में जाएंगे, है ना, तो उसमें कुल 33 प्रकार के, कोई दादा परदादा दादी के साथ, या उनके भी और भाई बहन होंगे, है ना। आ जाओ, जल्दी आ गए, बहुत अच्छा है। ठीक है, कोई बात लेट हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, है ना। तृतीयक वाला भी समझ में आ गया। ठीक है, तो तृतीयक वाले में कुल 151, तृतीयक वाले में कुल कितने संबंधी हमारे, 151। ये जीपी मॉडल आपने देखो अध्ययन करके बताया, रिसर्च करके बताया होगा, उसमें फोकस क्या होगा भी, रिलेशंस क्या है, नातेदारी का अध्ययन किया होगा अपने जमाने में, जैसा भी। अब कोई क्षेत्र का नाम नहीं, किस देश का अध्ययन किया क्या है, बस है, तो हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। तो प्राथमिक आधार पर 8, सेकेंडरी है ना, जो इस अवस्था है इसका 33, और तीसरे स्तर में अगर जाएंगे नातेदारी की तो हमारा 150, ये श्रेणी है नाते, और भी अन्य चतुर्थ पंचम जैसा आगे बहुत सारी अवस्था है जो मुख्य रूप से इसके बारे में। ठीक है, तृतीयक संबंधी हो गए। अब हम और टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, नातेदारी प्रकार, श्रेणियां, प्राथमिक, है ना, और अंत में 2 चीज। ठीक है, पेपर कितने बजे से है, यहाँ तक हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, जो अभी आया वो कृपया नोट्स देख लेंगे, जितना अभी मैं लिखा है थोड़ा वो। यस सर, ठीक है। अंत में 2 चीज, अब ये जो शब्दावली नातेदारी, जो नाम पड़ा, सास कौन है, ससुर कौन है, किनको कहा जाता है, दामाद क्या है, माता पिता क्या है, दादा दादी क्या है, जो नाम है, संबोधन जिनको बुलाया जाता है, संज्ञा है, नाम उपनाम जो बोलते हैं ना, उसके आधार पर तो नातेदारी की संज्ञा है। और एक उदाहरण इसमें है ना, या इसको आप बोल सकते हैं शब्दावली, कि हम लोग चाहे जन्म के आधार पर, चाहे विवाह के आधार पर, जिससे हमारा संबंध बनता है उसको हम नाम से पुकारते हैं। दामाद है, पिता है, माता है, भाई है, बहन है, चाचा है, फूफा है, मामा है, नाना है, ताऊ है, तो उनको नाम से संबोधित, उनके नाम से भी जो एक्चुअल में नाम, रिश्ते वाले, है ना, ठीक है, रिश्ते वाले नाम से, तो उसके आधार पर, है ना, इसके भी 2 भाग हैं। तो फिर वो फैमिली वाला आ जाएगा प्राथमिक, तो वहां पर क्या आ गया, एक है वर्गीकृत, या इसको बोला जाता है विशिष्ट मुख्य संज्ञा व्यवस्था। अब विशिष्ट समझ जाओ कि आपको परिवार से संबंधित होगा, ठीक है। और दूसरा है ना, वर्गीकृत दिया है और विशिष्ट, है ना, सॉरी एक मिनट ना, विशिष्ट सॉरी एक मिनट रुकना, मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ, विशिष्ट वर्णात्मक है और वर्गात्मक है। विशिष्ट वर्णात्मक आ गया, वर्गात्मक संज्ञा व्यवस्था।
इसमें क्या है, विशिष्ट जो परिवार के जो मुख्य सदस्य है उसके साथ, और हम उसको संबोधित करते हैं। माँ जिसने हमको जन्म दिया, पिता है ना, ठीक है, और दादा दादी या जो मुख्य परिवार है उसको हम लोग विशिष्ट कैटेगरी रखते हैं, तो उनको संबोधन करते हैं रिश्तेदार के आधार पर, ठीक है, रिलेशंस के आधार पर हम उसको बांटते हैं। माता है, पिता है, दादा है, दादी है, चाचा हो सकते हैं, और भाई है या बहन है, तो कुछ ना कुछ हम लोग संज्ञा नाम से बांटते हैं, ठीक है। तो वो विशिष्ट हो गए क्योंकि परिवार वाले मेन सदस्य, ठीक है। और दूसरा उदाहरण द्वितीयक संबंधी वाले, ठीक है। द्वितीयक संबंधी में देखो क्या उदाहरण है, विशिष्ट या वर्गीकृत वाले में, है ना। इसके अंतर्गत जहां पर कोई विशेष संबंध ना होकर, मतलब सेकेंडरी संबंध वाले, द्वितीयक संबंध जिससे है ना, ये इसके अंतर्गत आएंगे। कुछ उदाहरण क्या, उदाहरण जैसे इसमें लिखना वर्गात्मक वाले में, सेकेंडरी वाले में, है ना। प्राथमिक का तो सबको पता है, ठीक है। एक लिखना असम, असम में सेमा नागा करके देखें, सेमा नागा, ये जो जनजाति है ना, असम में पाई जाने वाली सेमा नागा जनजाति, है ना। अब यहाँ पर क्या मान्यता है ना, यह जो शब्द है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, पुकारते हैं रिलेशन के आधार, माता पिता दादा जो भी है ना। यहाँ पर शब्द, एक शब्द है, क्या शब्द है, अ और जा, हाँ आजा भी बोल सकते, अजा है ना, अजा, ठीक है, ये शब्द है ना। अब इस शब्द का प्रयोग किनके लिए किया जाता है, कितने लोगों के लिए किया जाता है, तो उदाहरण क्या है, एक ही शब्द है, संज्ञा एक ही है ना, नाम, ठीक है। अजा का प्रयोग मां के लिए, मौसी के लिए, है ना, मां के लिए, मौसी के लिए, और अन्य जो महिला संबंधित है ना, जो फीमेल, उसके लिए एक ही शब्द, ठीक। अपुरुष वर्ग का एक उदाहरण, एक अपु जनजाति, नहीं सॉरी, इन्हीं में है ना, इसी में ये जो अपु शब्द है, अपु शब्द है, पुरुष वर्ग के लिए है ना। अजा माता और मौसी और अन्य महिला जो संबंधित होंगे हमारे, ठीक है, उसके लिए अपु शब्द का प्रयोग कहां पर, पिता, जो चाचा हमारे, पिता के भाई मतलब चाचा, पिता के भाई, पिता के भाई, जो मौसी है तो मौसा होगा ना, ठीक है, तो मौसा और अन्य लोगों के लिए एक अपु शब्द का प्रयोग किया जाता है इस जनजाति में, ठीक है। और एक उदाहरण है, एक कुकी जनजाति है, एक है, ये भी असम में है। नहीं ये बाहर का है, शेरिया नहीं दिया है, और ये बाहर का है, कुकी जनजाति है ना। इसमें शब्द है हेकु शब्द है, ठीक है। इस शब्द का प्रयोग विभिन्न प्रकार के मेल है ना, जो पुरुष वर्ग है, दादा, उदाहरण ले सकते हो, दादा है, नाना है, मामा है ना, ममेरा भाई है ना, साला भतीजा, देखो पुरुष वर्ग के लिए है ना, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है कुकी जनजाति में। मामा, दादा, नाना, ठीक है, ममेरा भाई, साला, इन शब्द के लिए है ना, ये सबको संबोधित करने के लिए है ना, पुकारने के लिए, मामा को पुकारना है तो एक ही शब्द है, ठीक। और जैसे इंग्लिश में, अंग्रेजी सभ्यता में पिता के बाद जितने भी पुरुष संबंधित है तो उसके लिए एक ही शब्द है, कौन सा शब्द, अंकल, उसके अलावा कुछ नहीं। मतलब वो जो व्यवहार के आधार पर जिससे हमारा रिश्ता है उसको पुकारने के लिए शब्द, शब्दावली है ना। तो किसी किसी सभ्यता में है ना अलग अलग, जैसे हमारे हिंदू सभ्यता, भारतीय सभ्यता में है ना, पुरुष वर्ग या महिला वर्ग को पुकारने के लिए बहुत सारे शब्द है, मौसी, बुआ, ताई, नानी है ना, मामी, चाची। वहां पर नहीं है, शब्द की कमी है, शब्दावली नहीं है,
तो वो अंकल आंटी बस हर चीज मामा को भी अंकल बोलते हैं, नाना को भी है ना, जो भी है, दादा को तो ग्रैंडफादर बोलते हैं है ना, और जो भी है चाचा को भी अंकल ही बोलते हैं। और वो चीज हमारा भी चला है ना, हम लोग बोलते हैं अंकल ही बोलते हैं, जिससे भी बात करें अंकल बोलते हैं, चाहे वो बड़ा बुजुर्ग ही क्यों ना, दादा के लेवल का ही क्यों ना, हम लोग बातचीत करने के बाद अंकल है नहीं ये बोलते हैं ना, कल्चर में आ गया, उनके यहाँ पर शब्दावली नहीं है, किसको व्यवहार के आधार पर, जिनका संबंधी है परिवार, ठीक है, उसके आधार पर। तो ये ठीक है, आज की आदत ठीक है, हो गया। और कुछ जनजाति नहीं, और कुछ उदाहरण नहीं, फिर रीतियाँ और बहुत सारी रीतियाँ प्रथाएं हैं, है ना, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं सर, हम लोग देख काम करो, ये देखो 2 बुक है, तो इसमें भी नातेदारी वाला है, ये वाला तो नया वाला सर। ठीक ठीक ठीक, इसका फोटो खींच लो।